आज का जो इंडेस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं आज की पढ़ाई के लिए वो है इंडेस 2 इन्वेंट्रीज। ओके, टोटल 15 पैराग्राफ में हम लोग इंडेस 2 कंप्लीट करेंगे। पहला डिस्कशन है इन्वेंट्री का डेफिनेशन क्या है। तो इन्वेंट्री का डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है कि इन्वेंट्री इंक्लूड्स करके। ओके, सो क्या क्या चीज इन्वेंट्री में इंक्लूड होती है। वन इज रॉ मटेरियल, work in progress is the second, finished goods is the third, fourth one is stores and spares and fifth one is stock in trade। अब आप बोलेंगे सर रॉ मटेरियल ठीक, WIP ठीक, फिनिश्ड गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड में क्या फर्क है। फिनिश्ड गुड्स हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, स्टॉक इन ट्रेड हम खरीद के लाके बेचते हैं। नेक्स्ट, सर स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्या होता है। ये वो इनडायरेक्ट मटेरियल है जो इन्वेंट्री के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, पर ये रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। अगर एग्जांपल बोलूं तो जब आप कोई चेयर बनाते हो, चेयर मैन्युफैक्चरिंग करते हो वुड वाला, तो वुड रॉ मटेरियल है और जो कांटी वाटी वगैरह होता है वो स्टोर्स एंड स्पेयर्स है। नेल जिसको बोलते हो, ग्लू जिसको बोलते हो, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स है। सो ये अपना इन्वेंट्री का डेफिनेशन इजी सा कंप्लीट होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सी इन्वेंट्रीज पे एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ये सब भी इन्वेंट्री हो सकती है किसी एंटिटी की, पर एएस 2 के परव्यू में नहीं आती। इनका अकाउंटिंग किसी दूसरे एएस से या कोई दूसरे कस्टम से या प्रैक्टिस से गवर्न होता है। सो हियर आई एम नेमिंग some of the inventories or some of the items which are not covered in Ind AS 2। वहां AS 2 लिखा हुआ Ind AS 2 ही है। ओके, सो क्या क्या ऐसा है। पहला है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे शेयर बाजार वाला जो स्टॉक्स वगैरह होता है ना, वो उसके लिए Ind AS 32, 109 और 107 रेलेवेंट है, वहां पे पढ़ेंगे। सेकेंड वन इज बायोलॉजिकल असेट्स। बायोलॉजिकल असेट्स का मतलब हो गया, मान लो तुम्हारा लायन है किसी के पास, कोई जू में बायोलॉजिकल असेट्स वगैरह जो जिंदा असेट, वो उस एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उसके लिए देयर इज Ind AS 41। देन मिनरल एंड मिनरल प्रोडक्ट्स Ind AS 106 एंड देन इन्वेंट्रीज ऑफ कमोडिटी ब्रोकर्स एंड ट्रेडर्स। अपन लोग मारवाड़ी में या हिंदी में उसको आड़तिया बोलते हैं, कभी नाम सुना होगा तो ठीक, नहीं तो सुन लो ना। जो कमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर होते हैं उन लोगों के ऊपर ये Ind AS 2 एप्लीकेबल नहीं है। ओके, इन तीनों का जो Ind AS है मैंने आपको बताया। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का अलग Ind AS है, सिलेबस में है। एग्रीकल्चर का अलग Ind AS है, सिलेबस में है। मिनरल प्रोडक्ट का अलग Ind AS है, सिलेबस में नहीं है। और ये इन्वेंट्री ऑफ कमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस तरह के लोग अपनी इन्वेंट्री को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जिसको NRV भी आप बोलते हो, उस पे मेजर करते हैं। ओके, सो ये 4 आइटम क्या हुआ, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बायोलॉजिकल असेट, माइनिंग प्रोडक्ट्स और कमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर की इन्वेंट्री। ये Ind AS 2 के परव्यू में नहीं आती, इसलिए इसको एक्सक्लूजन्स भी बोला जाता है। ओके, आइए थर्ड पॉइंट में चलते हैं कि इन्वेंट्री के वैल्यूएशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। ऑब्वियसली कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। हम लोग इंटरमीडिएट में भी पहले भी ये सब चीज के बारे में जानते हैं। सो बेसिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रूल है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो अगले कुछ पैराग्राफ में हम लोग डिस्कशन करेंगे कॉस्ट कैसे निकलता है और NRV कैसे निकलता है, विच एवर इज लोअर तो करना ही है हम लोगों को। सो द फोर्थ पॉइंट इज कॉस्ट डिटर्मिनेशन कैसे होता है। उसका पहला पॉइंट है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या चीज लेते हैं। पहला इज कॉस्ट ऑफ परचेज, सेकेंड वन इज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, थर्ड वन इज अदर कॉस्ट। अब एक बहुत सिंपल सा बात समझो, अगर मेरे पास रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री है तो उसमें खाली कॉस्ट ऑफ परचेज रेलेवेंट रहेगा। लेकिन अगर मेरे पास WIP या फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री है तो उसमें कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट भी इंक्लूड होगा अलोंग विथ कॉस्ट ऑफ परचेजेस। अगर मेरे पास स्टॉक इन ट्रेड का इन्वेंट्री है तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्लूड होगा कॉस्ट निकालने के लिए। अगर मेरे पास स्टोर्स एंड स्पेयर्स का इन्वेंट्री है तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ परचेज उसमें लेना पड़ेगा, क्योंकि WIP और फिनिश गुड्स ही ऐसा 2 इन्वेंट्री है जिसमें हम लोग कुछ करके और रॉ मटेरियल को कुछ करके फिनिश गुड्स बनाते हैं। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट आर रेलेवेंट फॉर दैट। आइए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। कॉस्ट डिटर्मिनेशन का डिस्कशन चल रहा है, तो कॉस्ट डिटर्मिनेशन में कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट का डिस्कशन का अलग अलग होना जरूरी है। सो लेट अस डिस्कस कॉस्ट ऑफ परचेज। ओके, सो क्या क्या चीजें कॉस्ट ऑफ परचेज में इंक्लूड की जाती हैं उसका एक सिंपल सा एग्जांपल के फॉर्म में या नाम के फॉर्म में मैंने लिख करके दिया है। देखो, कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्लूड्स
द परचेज प्राइस जो सप्लायर को देते हैं, द ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो गवर्नमेंट को देते हैं। लेकिन अगर वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस रिकवरेबल नेचर का है, अगर आप उसका इनपुट क्रेडिट ले पाओगे, जिसको जीएसटी क्रेडिट बोलते हैं, तो फिर उसको आप इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे, उसको अलग से जीएसटी रिकवरेबल बोल करके बोलोगे। मतलब जो गवर्नमेंट को तुमने टैक्सेस दिया, अगर वो रिकवरेबल है तो वो एक अलग असेट है, और अगर वो रिकवरेबल नहीं है तो वो इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ओके, उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग चार्जेस है, ट्रांजिट इंश्योरेंस है, ब्रोकरेज है, अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्विजिशन कॉस्ट है, और अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट आपको मिलता है तो वो कॉस्ट ऑफ परचेज से माइनस होता है। सो वेरी सिंपल नाम के साथ इंड AS 2 में बहुत डिटेल्स में इनके नाम अच्छे से दे दिए गए। सो दीज आर सम ऑफ द आइटम्स विच आर एडेड टुगेदर एंड द लास्ट आइटम इज डिडक्टेड। ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ परचेज। ओके, मैं अगर इस ड्यूटीज एंड टैक्सेस को लेके एक एग्जांपल दूं कि मान लो आपने कोई कुछ भी खरीदा, 100 रुपया आपने दिया नॉर्मल पेमेंट और 18 रुपया आपने दिया टैक्सेस का, टोटल पेमेंट आपने 118 रुपया किया। अगर ये 18 रुपया का आप जीएसटी क्रेडिट ले पाओगे तब तो ये 18 रुपया अलग असेट है और 100 रुपया इन्वेंट्री है। और अगर आप इसका अलग से क्रेडिट नहीं ले पाओगे जीएसटी क्रेडिट, तो आपका इन्वेंट्री 118 में मेजर होगा। ओके, अब आइए डिस्कशन करते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। सर होता क्या है? कुछ नहीं बेटा, मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने में जो एक्स्ट्रा खर्चा लगता है ना, मटेरियल खरीद के लाए, मान लो आप लकड़ी खरीद के लाए, आप चेयर बना रहे हो, तो लकड़ी तो खरीद के लाए, वो तो कॉस्ट ऑफ परचेज है, लेकिन उसको कन्वर्ट करोगे, लेबर कॉस्ट लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स लगेगा, वो सब को कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कहते हैं। सो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इज द कॉस्ट इनकर्ड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। उसमें लेबर आता है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आता है और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आता है। ओके, तो सर लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलता है? क्योंकि लेबर कॉस्ट वेरिएबल नेचर का होता है। अब मेरे को पूछना मत फिक्स्ड वेरिएबल क्या होते हैं, आपको मालूम है। क्योंकि लेबर कॉस्ट वेरिएबल नेचर का होता है, तो जितना टोटल लेबर कॉस्ट लगा साल भर में, उसको एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड जो साल भर में हुआ आपका, उसको डिवाइड कर दो, लेबर कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। सिमिलरली जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होता है, जैसे पावर कंज्यूम्ड वगैरह, उसको भी आप जैसे लेबर का कॉस्ट पर यूनिट निकाले, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का भी कॉस्ट पर यूनिट वैसे ही निकलेगा, क्योंकि ये भी वेरिएबल है। लेकिन जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होता है, जैसे फैक्ट्री रेंट, या फैक्ट्री में जो लोग और काम करते हैं उनकी सैलरी, वेजेस नहीं सैलरी, उनको वही, वो भी तो मैन्युफैक्चरिंग के ही काम कर रहे हैं, मतलब फैक्ट्री में ही काम कर रहे हैं, तो उसका जब कॉस्ट पर यूनिट निकालते हो तो उसमें दो रूल है। पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल प्रोडक्शन का क्वांटिटी कितना है इस साल का, और नॉर्मल प्रोडक्शन हम लोगों का कितना है। तो सर एक्चुअल प्रोडक्शन तो समझ में आता है साल में कितना प्रोड्यूस किया, नॉर्मल प्रोडक्शन क्या होता है? नॉर्मल प्रोडक्शन होता है पिछला 2-3-4 साल में, 3 साल मैं बात करता हूं एक बार, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिया जा सकता है। इंड AS 2 में ऐसा कोई ज्ञान नहीं दिया है। तो मान लो पिछला 3 साल का जो आपका एवरेज प्रोडक्शन है ना, 3 साल का प्रोडक्शन ले लो, उसको एवरेज कर लो, दैट इज योर नॉर्मल प्रोडक्शन। ओके, अब मान लो आपका टोटल फैक्ट्री रेंट मान लो 10 लाख रुपया लगा, तो ये 10 लाख का कॉस्ट पर यूनिट में कितना ऐड होगा? जितना भी इन्वेंट्री आपके पास पड़ा हो उसमें पर यूनिट तो जाकर के ऐड करोगे। ये डिपेंड करेगा कि आपका एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है या नॉर्मल प्रोडक्शन ज्यादा है। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है नॉर्मल प्रोडक्शन से, तो कॉस्ट पर यूनिट जो ये जो फैक्ट्री रेंट पर यूनिट निकलेगा वो एक्चुअल प्रोडक्शन से ही डिवाइड करना होगा। मतलब अगर एक्चुअल प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट है और नॉर्मल प्रोडक्शन 90,000 यूनिट्स आपका होता है, तो जो फैक्ट्री रेंट 10 लाख रुपया लगा वो 1 लाख से डिवाइड होगा, 90,000 से नहीं डिवाइड होगा। लेकिन अगर एक्चुअल प्रोडक्शन लेस है, आप लेस एफिशिएंट हैं, तो फिर मान लो एक्चुअल प्रोडक्शन 1 लाख की जगह 80,000 है, तो जब आप कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे ना, तो उस समय नॉर्मल प्रोडक्शन से डिवाइड करके, माने जो आपका ओवरहेड लगा उसको नॉर्मल प्रोडक्शन से डिवाइड करके जो आएगा वो इन्वेंट्री के कॉस्ट पर यूनिट में ऐड होगा। सो इट्स वेरी सिंपली डिफाइंड। अगला बात करते हैं कि सर अदर कॉस्ट क्या होता है। अदर कॉस्ट नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, जैसे पैकिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, लेकिन क्योंकि वो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने में इनकर होते हैं, इसलिए उसको अदर कॉस्ट को इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड किया जाता है। जैसे कॉस्ट ऑफ परचेज तो सिंपल है, मटेरियल खरीद के लाए फिनिश गुड्स बनाने के लिए, कन्वर्जन भी समझ में आता है। तो अदर कॉस्ट नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है,
पर क्योंकि इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन में लाने में इनकर हुआ, इसलिए इसको भी इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड कराने का सिस्टम इंड एस 2 हम लोगों को कहता है। आइए एक टॉपिक में चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में, फिफ्थ पैरा में, कॉस्ट टू बी एक्सक्लूडेड। इंड एस में एक स्पेसिफिक पैराग्राफ है कि हम लोग ये 4 तरह के कॉस्ट को इन्वेंट्री के कॉस्ट में कभी भी ऐड नहीं करेंगे। दीज आर द कॉस्ट विच कैनॉट बी इंक्लूडेड व्हाइल डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। मोर ऑफ मेमोरी टाइप का है, बट इनको इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। सर क्या क्या है? अब नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। क्या बोला मैंने? फिर से बोलो। अब नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड। मान लो फायर लग गया, नहीं समझे, या मान लो नॉर्मल आउटपुट से कम आउटपुट आप निकाल पाए, कॉस्टिंग में पढ़ते थे ना, हम एग्जांपल भी देंगे अभी। तो सर ये जो अब नॉर्मल वेस्टेज होता है, अब इसमें पैसा तो मेरा लगा है, तो सर क्या करेंगे आप? उसको इन्वेंट्री में अगर ऐड नहीं करने देंगे तो पीएल में डाल के लॉस राइट ऑफ करवा देंगे। ओके। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और स्टोरेज कॉस्ट, ये चारों खर्चा क्योंकि इन्वेंट्री के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, हम लोगों को कॉस्ट में ऐड करने नहीं मिलता। एडमिन ओवरहेड, अगर हम लोग बोलते हैं एडमिन ओवरहेड दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। लेकिन अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने में इनकर हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं एडमिन ओवरहेड ऑफ फैक्ट्री नेचर या प्रोडक्शन नेचर, वो इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड होगा। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री में कोई स्टाफ है, सैलरी लेता है, तो वो तो प्रोडक्शन ओवरहेड की तरह ही डिस्कशन होता है। वही तो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस करके गया। लेकिन मान लो ऑडिटर का सैलरी, या मान लो ऑफिस में जो स्टाफ लोग बैठते हैं, सेल्समैन जो बैठता है उसका सैलरी, वो सब इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड नहीं होता। सिमिलरली सेलिंग ओवरहेड्स एंड लास्ट वन इज स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट में भी झमेला है कि स्टोरेज कॉस्ट इफ दे आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बिफोर ए फर्दर प्रोडक्शन स्टेज, तो वो स्टोरेज कॉस्ट ऐड होगा। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल का अगर कोई स्टोरेज कॉस्ट है तो वो इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड होगा। WIP का कोई स्टोरेज कॉस्ट है, वो इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड होगा। लेकिन अगर फिनिश गुड्स को आप स्टोर करके रखे हो तो वो इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। सो आई एम रिपीटिंग, दीज आर द 4 एक्सपेंसेस या कॉस्ट या आइटम्स विच वी डू नॉट इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। दे आर डायरेक्टली गोइंग टू बी ट्रांसफर टू P&L। अब नॉर्मल वेस्टेज इज 1, admin overhead is the second one, selling overhead is the third one and storage cost is the fourth one. अच्छा, अब नॉर्मल वेस्टेज के डिटर्मिनेशन को लेकर के, ऐसे तो आपने इंटरमीडिएट में इसको पढ़ा होगा, बट स्टिल अगर आप भूल भाल गए हैं तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू से मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। आप जरा मेरे साथ बोर्ड पे देखो। कि मान लो मैं 1 लाख यूनिट का रॉ मटेरियल डाला, नॉर्मली मुझे लगता है कि 10% मेरा नॉर्मल लॉस है, पर इस साल मेरा 85,000 का ही आउटपुट निकला, माने 90,000 मेरा निकलना चाहिए था, पर मेरा 85,000 का आउटपुट निकला। तो ये जो 5,000 का जो मेरा अब नॉर्मल वेस्टेज हुआ ना, ये P&L में ट्रांसफर होगा एंड दे विल बी कंसीडर्ड, इनका वैल्यूएशन जब करेंगे ना, दे विल बी कंसीडर्ड एज गुड यूनिट्स। अनुपम थोड़ा एसी चलाओ एक तो सर कैसे इसका मेजरमेंट होता है कि मान लो मेरा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 12 लाख रुपया का हुआ, तो हम ऐसा सोचेंगे कि 12 लाख रुपया 90,000 यूनिट्स का खर्चा है, इसमें मेरा 85,000 मेरे पास है और 5,000 अब नॉर्मल लॉस है। तो 85,000 मेरा बैलेंस शीट में इन्वेंट्री में चला जाएगा, 5,000 मेरे P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। हम ऐसा समझेंगे कि 12 लाख रुपया 90,000 यूनिट के लिए लगा। तो देखो 12 लाख डिवाइडेड बाय 90,000 इज 13.333। इन्वेंट्री में 85,000 इंटू 13 दैट इज 11,33,000। ट्रांसफर टू P&L में 5,000 इंटू 13 दैट इज 66,667। ये अब नॉर्मल वेस्टेज है जो P&L में ट्रांसफर होगा, और ये इन्वेंट्री है जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। आइए अपने 6th पैराग्राफ पे चलते हैं जिसका नाम है बोरोइंग कॉस्ट। अगर मैं नॉर्मली तुमको पूछूं कि भैया क्या बोरोइंग कॉस्ट को, ब्याज बट्टा को, इंटरेस्ट वगैरह को इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड किया जाता है, तो आप कॉस्टिंग का अपना नॉलेज यूज करके बोलेंगे कि सर नो, नॉर्मली नो। हम भी वही बोलते हैं इंड एस 2 में। लेकिन हम लोगों के यहाँ पे एक तो स्टोरी है कि अगर इन्वेंट्री क्वालिफाइंग असेट है, अगर इन्वेंट्री को बन के रेडी होने में सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, 1 साल से ज्यादा का वक्त लगता है,
और अगर उस इन्वेंट्री को मैन्युफैक्चर करने में मैंने लोन का पैसा यूज किया है तो जो बोरोइंग कॉस्ट है ब्याज बट्टा वाला वो इन्वेंट्री के कॉस्ट में दैट विल बी एडेड. So normally speaking, borrowing cost is not to be included in while determining the cost of inventory. But if my inventory is, I repeat, if my inventory is a qualifying asset and मैंने लोन लेकर के इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर किया है तो हम उस बोरोइंग कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड करेंगे. मैं पढ़ता हूं, देखो. बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्रीज विच आर कंसीडर्ड एज क्वालिफाइंग असेट विल बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. तो क्वालिफाइंग असेट होने से बोरोइंग कॉस्ट इन्वेंट्री में ऐड होगा. क्वालिफाइंग असेट इज एन असेट दैट नेसेसरीली टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी. So an inventory can be a qualifying asset if it is taking more than the substantial period of time. Definition of substantial period of time is not provided in Ind AS 3. Ind AS 3 borrowing cost का Ind AS है. Therefore, we will assume it 1 year. However, अगर क्वेश्चन कुछ और बोलता है तो हम लोग वो क्वेश्चन जो बोला होगा वो ले लेंगे. ऐसे नॉर्मली Ind AS माने क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम 1 year लिया जाता है. एंड लास्ट, अगर कोई क्वालिफाइंग एसेट रिपीटेटिव बेसिस पे लार्ज क्वांटिटी में बनता है, माइंड दिस वर्ड, अगर कोई क्वालिफाइंग एसेट इन्वेंट्री है और रिपीटेटिव बेसिस पे लार्ज क्वांटिटी पे बनता है तो ये एक्सेप्शन है, हम लोग इंटरेस्ट को उसमें ऐड नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल दारू, वाइन वगैरह सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेता है, 2-3 साल 4 साल 5 साल लगता है बनने में, लेकिन क्योंकि रिपीटेटिव बेसिस पे लार्ज क्वांटिटी में बनता है तो उसमें हम लोगों को बोरोइंग कॉस्ट को इन्वेंट्री में ऐड करने नहीं मिलेगा. उस तरह की एसेट को क्वालिफाइंग एसेट नहीं बोला जाएगा. आप इवन क्वालिफाइंग बोल भी दीजिए पर इन्वेंट्री को ऐड करने नहीं मिलेगा, माने इंटरेस्ट कॉस्ट को इन्वेंट्री के साथ ऐड करने नहीं मिलेगा. ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग, सीए फाइनल के लिए स्पेसिफिक एक्विजिशन, या सीए में सीए फाइनल के लिए स्पेसिफिक एक्विजिशन ऑफ इन्वेंट्री ऑन अ डेफर्ड सेटलमेंट बेसिस. फिर क्या है? मतलब ज्यादा उधार पे, तेरे पास पैसे नहीं थे, नॉर्मल क्रेडिट पीरियड तुम लिया, ठीक, लेकिन तुमने बोला नहीं हमको ज्यादा पीरियड के लिए उधार चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा पीरियड के लिए जो तुम उधार लेके आते हो उसके लिए जो भी तुम एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो उसको इंटरेस्ट कॉस्ट बोला जाएगा. और वो इंटरेस्ट कॉस्ट इन्वेंट्री में ऐड नहीं करोगे, अलग से पीएनएल में डाल दोगे, क्योंकि आप सिर्फ क्रेडिट पीरियड एंजॉय करने के लिए आपने ज्यादा पैसा देकर के एसेट खरीदा है. सो द आइडिया इज, अगर डेफर्ड पेमेंट बेसिस पे आप लेकर के आते हो कोई इन्वेंट्री को तो फिनांस कॉस्ट को अलग से डिस्कशन करना है. और फिनांस कॉस्ट निकलेगा कैसे? नॉर्मल परचेज प्राइस और आप जितना अमाउंट पे किए उतना. देखो नीचे मैंने एग्जांपल दिया है. क्या है कि 100 यूनिट का गुड्स खरीदे, 1 महीना का क्रेडिट पीरियड पे अगर खरीदते हैं तो ₹1,00,000, हमने 3 महीना का क्रेडिट पीरियड पे खरीदा, हमने 1,01,600 रुपया दिया. तो कुछ नहीं करना, 1,600 रुपया को इंटरेस्ट बोलो, 1,00,000 को परचेज बोलो. गॉट द पॉइंट क्लियर? एंट्री मारी परचेज अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और ये इंटरेस्ट आपके पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा. इसी का और एक सुंदर एग्जांपल है, देखो, बहुत ही सुंदर एग्जांपल है कि ये लिमिटेड नॉर्मली परचेजेज गुड्स इन कैश. क्रेडिटर को बोला हमको 2 साल का उधार दे दो और 1,07,000 का माल परचेज किए और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, माने नॉर्मल परचेज प्राइस दिया ही नहीं है. हम बोला 1,07,000 का आप माल खरीदे, 2 साल का उधार लिए, 8% का नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है. तो सर ब्याज कहां हुआ इसमें? कैसे इंटरेस्ट नहीं हुआ? आप 2 साल का उधार ले रहे हो, मतलब ही उसके अंदर इंटरेस्ट है. तो सर कैसे पता करोगे? आप 1,07,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, 1,07,000 8% के हिसाब से 2 साल बाद पेमेंट कर रहे हो, पीवी निकाल लो, 1,07,000 डिवाइडेड बाय 1.08 टू द पावर 2, पीवी निकला 91,735. तो 91,735 इज योर इन्वेंट्री कॉस्ट, और जो बाकी एक्स्ट्रा पेमेंट करो दैट इज योर बोरोइंग कॉस्ट. अब आप ये भी बोलोगे सर फिर तो वो बोरोइंग कॉस्ट 2 साल के पीएल में अलग अलग जाना चाहिए. बिल्कुल हाँ, 8% के हिसाब से निकालेंगे. तो सर एंट्री कैसे करोगे? ये देखो, परचेजेस टू क्रेडिटर 91,735, फिर इंटरेस्ट टू क्रेडिटर 91,735 पे 8%, फिर ऐड करके जो कंपाउंडिंग फिगर आएगा सेकेंड ईयर इंटरेस्ट टू क्रेडिटर उसके ऊपर, एंड देन क्रेडिटर्स टू बैंक. ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट पीएनएल में चला जाएगा और ये जो परचेज कॉस्ट है ये आपकी इन्वेंट्री में ट्रांसफर हो जाएगा. तो कहने का मतलब ये है कि अगर ज्यादा पीरियड के लिए उधार लेते हो
मोर देन द नॉर्मल क्रेडिट पीरियड, तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट आप करते हो उसको बोरोइंग कॉस्ट मानना पड़ेगा और इंटरेस्ट का अकाउंटिंग करना पड़ेगा। हाँ, आप बोलोगे सर यहां पे भी वो क्वालिफाइंग असेट वाला रूल तो एप्लीकेबल होगा ना? आंसर इज यस। नाउ आई एम कमिंग टू माई 8th नंबर पैराग्राफ कि सर अगर कोई जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट वगैरह होता है, मैं कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हूं या मेरी कंपनी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंप्लॉय करती है जिसमें मोर देन वन प्रोडक्ट आउटपुट के रूप में निकलते हैं, तो डिवाइड कैसे करते हैं, एलोकेट कैसे करते हैं? इसका आंसर कॉस्ट अकाउंटिंग में या कॉस्टिंग की क्लास में आप लोगों को सुनने मिलता है। इंड AS 2 में भी कुछ बोला हुआ है, आइए सुनते हैं। इंड AS 2 बोला कि जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो नॉर्मली स्क्रैप के नेचर के होते हैं और उनको एनआरवी पे डिटरमाइन किया जाता है, एनआरवी ही उसका वैल्यूएशन होता है। माने आप ये बोलो कि मेजर योर बाई प्रोडक्ट्स एट एनआरवी, अच्छा ठीक है, और उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखना है ना, इन्वेंट्री है ना मेरी? आंसर इज यस, इन्वेंट्री आपकी। सर फिर अब क्या करो, इसका जितना भी वैल्यू निकला बाई प्रोडक्ट का उसको आपके टोटल कॉस्ट जो इनकर हुआ, जॉइंट कॉस्ट जिसको बोलते हो, उससे माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो टोटल जॉइंट कॉस्ट आपका 1 लाख रुपीज का है और बाई प्रोडक्ट का एनआरवी 2000 रुपया है, माइनस कर दो क्योंकि ये अलग से एसेट बन गया ना। तो अब आपका टोटल कॉस्ट 98,000 ही बचा। इस 98,000 को आपको जॉइंट प्रोडक्ट में डिवाइड करना है। सर मेरे 2 जॉइंट प्रोडक्ट है मान लो ए और बी, तो 98,000 को ए और बी में डिवाइड कर दो, इंडिविजुअली आपको कॉस्ट पता चल जाएगा। सर ए और बी में डिवाइड किस रेशियो पे करेंगे? तो इंस्टीट्यूट ने अलग से कोई रेशियो नहीं बोला इंड AS 2 में, उन्होंने बोला जो भी रैशनल बेसिस है यूज कर लो। लेकिन ना उन्होंने हिंट दिया कि या तो इसका सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ स्टेज पता कर लो, इसका और उस रेशियो में डिवाइड कर दो, या फिर सेल्स वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट पता कर लो ए और बी का, वहां का सेल्स वैल्यू पे 98,000 को डिवाइड कर लो। माइंड इट कि 98,000 कॉस्ट है, मान लो इसका सेल्स वैल्यू स्प्लिट ऑफ स्टेज पे पता नहीं चल रहा है, बट जब फाइनल बन जा रहा था इसका सेल्स वैल्यू 1 लाख है, इसका सेल्स वैल्यू 2 लाख है, तो 1:2 के रेशियो में 98,000 को डिवाइड कर दो। मान लो डिवाइड करने से आया, ये आया मान लो 25,000 और ये आया मान लो 25 नहीं, मान लो 35 ले लेता हूं, ये आया मान लो 35, ये आया मान लो 63। तो 35,000 इज द कॉस्ट ऑफ ए, 63,000 इज द कॉस्ट ऑफ बी एंड 2,000 इज द कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट। तो मेरा टोटल 1 लाख का सेग्रीगेशन हो गया। दिस इज हाउ इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 allows us to measure the cost of joint products and by products. आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या है ये? कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हार्वेस्टेड फ्रॉम बायोलॉजिकल असेट्स। सर आप तो बोले थे ना कि बायोलॉजिकल असेट और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस AS 2 या इंड AS 2 में रेलेवेंट नहीं है, तो क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ध्यान से सुनो क्यों कर रहा हूं। मान लो मैं ऑरेंज जूस बनाता हूं और इसके लिए ऑरेंज मेरे गार्डन में ही निकल के आते हैं, तो ऑरेंज मेरा इंड AS 2 के परव्यू से बाहर है, लेकिन ऑरेंज जूस तो इन्वेंट्री है यार, मैन्युफैक्चर्ड इन्वेंट्री है, उसके लिए तो इंड AS 2 रेलेवेंट होगा। ओके 2, तो अगर मैं ऑरेंज जूस का कॉस्ट डिटरमाइन करना चाहता हूं, जितना भी ऑरेंज जूस का बोतल बना, तो उसमें ऑरेंजेस भी तो रॉ मटेरियल है, उसका कितना पैसा यहां पे ऐड करना है? कॉस्ट ऑफ परचेज जो नॉर्मली रॉ मटेरियल का होता है, ये तो मैं परचेज करके नहीं लाया, ये तो मेरे खुद के गार्डन में निकल के आया है, पैदा किया है मैंने, तो इसको ऑरेंज जूस के कॉस्ट में कितना ऐड करना है? तो आंसर इज, ये जब कटा एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, इसका जो भी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, तो सर एस्टिमेट ही तो करना है। आंसर इज यस। तो बोलते हैं जितने भी बायोलॉजिकल असेट होते हैं या एग्रीकल्चरल आउटपुट होते हैं, उनको सेल्स वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, आप एक तरह से एनआरवी बोल सकते हो, उस पे मेजर किया जाता है। तो ऑरेंज का सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पता करके उसको ऑरेंज जूस में रॉ मटेरियल के कॉस्ट की तरह ऐड कर देना है। ओके मैं पढ़ता हूं, देखो क्या लिखता है कि सम एंटिटीज में बी प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लाइक ऑरेंजेस एंड मिल्क एंड यूज देम टू मैन्युफैक्चर ए डिफरेंट प्रोडक्ट दैट इज ऑरेंज जूस एंड चीज। देन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ऑरेंज जूस वी नीड द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। हमको जूस का कॉस्ट चाहिए, तो वो कॉस्ट नहीं लेना है, दे आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, डन एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है कि इन्वेंट्री जो ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल होती है उसका कॉस्ट डिटरमाइन करना है, कैसे करना है? तो आंसर इज, आपने फीफो और वेटेड एवरेज का नाम सुना होगा। सर पहले बताइए ना, इन्वेंट्री ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल का मतलब क्या हो गया? जैसे आप लोग ये पेन वेन मैन्युफैक्चर करते हो,
तो ए पेन से लिखो या बी पेन से लिखो या सी पेन से लिखो, फर्क नहीं पड़ता। तो जो आइटम इस तरह की होती है ना, उनको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल। मोबाइल फोन्स, दे आर ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल गुड्स। तो वहीं पे फीफो और वेटेड एवरेज करके कॉस्ट निकलता। आपने फीफो वेटेड एवरेज सुना होगा। अच्छा, और एक बात ध्यान देना, खाली फीफो और वेटेड एवरेज ही दो मेथड अलाउड है। लास्ट इन फर्स्ट आउट और क्या नाम, बेस स्टॉक, ये सब अलाउड नहीं है कॉस्ट डिटर्मिनेशन के लिए, ये सब अलाउड नहीं है। और सर अगर इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल हुआ, फॉर एग्जांपल एरोप्लेन हुआ, ए एरोप्लेन और बी एरोप्लेन एक दूसरे से अलग होती है, ए शिप बी शिप एक दूसरे से अलग होती है, तो सर उसके लिए क्या फीफो वेटेड एवरेज यूज नहीं होता? नो। उसके लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। क्या होता है इसमें कि उस पर्टिकुलर शिप को बनाने में, उस पर्टिकुलर एरोप्लेन को बनाने में आपका जो जो खर्चा लगा उसको ऐड करिए और वही उस एरोप्लेन का कॉस्ट बन जाएगा। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टेक्निक्स ऑफ मेजरिंग कॉस्ट। नॉर्मली एक्चुअल कॉस्ट जो होता है, जो कॉस्ट मेरा सच्ची में लगा, उसी के या उसी को हम कहते हैं कि दिस इज माई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। लेकिन दो एक्सेप्शन है, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक रिटेल मेथड के केसेस में। यहां पे क्या एक डिफरेंट आइडिया से आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री लेने मिलता है। ढंग से सुनिएगा, अगर किसी एंटिटी में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम अच्छे से अप्लाइड है, रेगुलर बेसिस पे वो लोग वेरिएंसेस निकालते रहते हैं और उनका वेरिएंसेस बहुत ज्यादा नहीं आता, तो उनको ये बोला गया है कि आप अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट के रूप में यूज कर लो। आपको उस पर्टिकुलर इन्वेंट्री का एक्चुअल कॉस्ट अलग से निकालने की जरूरत नहीं है जो ईयर एंड में आपके पास है। यूज योर स्टैंडर्ड कॉस्ट एज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दैट इन्वेंट्री। ओके, नेक्स्ट, अगर आप रिटेल बिजनेस में हैं, बहुत सारा इन्वेंट्री आपके पास है और आपको कॉस्ट डिटरमाइन करने में, एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन में इनकन्वीनियंस हो रहा है, तो आपको एक मेथड दिया जा रहा है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड बोलते हैं हम लोग उसको। उसमें क्या करना है कि सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड से एवरेज जीपी मार्जिन माइनस कर दीजिए, माइनस करने से जो आएगा उसको अपना कॉस्ट बोल दीजिए। तो सर हम एक्चुअल कॉस्ट निकाल ही लेंगे ना। अरे भाई साहब, एक्चुअल कॉस्ट निकालने में प्रॉब्लम है, तभी ये मेथड, तभी ये रिलैक्सेशन आपके लिए है, अदरवाइज तो एक्चुअल कॉस्ट लेना ही है। अब जैसे मेरे गांव में ना, मेरा जो दुकान है उसमें हम लोग रिटेल मतलब ग्रोसरी का रिटेलिंग करते हैं। अब 50 तरह का चावल है, 10 तरह का दाल है, 10 तरह का तेल है, इतना सारा इन्वेंट्री है, रोज आना रोज जाना, हम लोग एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन कर ही नहीं पाएंगे। अब बहुत सारा दुकान होता है, उसमें वो बार कोडिंग सिस्टम होता है, वहां से तो कॉस्ट निकल जाता है, पर हम लोगों की दुकानों में ये नहीं है। तो सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेल्स वैल्यू से जीपी मार्जिन माइनस कर देते हैं, जो बचता है उसी को कॉस्ट बोल देते हैं। ओके, आइए 2-3 टॉपिक और बचा। सर एनआरवी कैसे डिटरमाइन करते हो आप? एनआरवी सिंपल, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेना है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। उसमें जितना फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन बचा हुआ है, जो भी लगने वाला है, उसको माइनस करेंगे और एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल माइनस करेंगे, एनआरवी निकल के आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि सर अगर फिनिश्ड गुड्स है उसका आप एनआरवी निकाल रहे हो, तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, उसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कहां से आएगा? आंसर इज नहीं आएगा। तो फिनिश गुड्स का अगर एनआरवी निकालना है तो फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस से 400 और फिनिश गुड्स को बेचने में कमीशन देना पड़ेगा, मान लो 10 रुपया, माइनस कर दो 400 माइनस 10, 390 इज द एनआरवी। लेकिन अगर WIP का एनआरवी निकालना, मान लो आधा बना हुआ गुड्स है, उसका एनआरवी निकालना है, तो कैसे करोगे? WIP का सेलिंग प्राइस नहीं होता। ओके, तो आपको एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस माने फिनिश गुड्स का ही सेलिंग प्राइस लेना होगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल भी 10 रुपीज माइनस करना होगा। लेकिन अभी जो आपके पास WIP, उसको फिनिश गुड्स बनाने में कितना और खर्चा लगने वाला है, मान लो 120 और लगने वाला है, तो उसको भी आप माइनस करोगे और आप बोलोगे मेरा WIP का एनआरवी निकला 400 माइनस 130 विच इज 270। तो सर आप ये बोल रहे हो कि WIP का एनआरवी के लिए भी सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स का लेना है? यस। और WIP के एनआरवी के लिए उसको फिनिश गुड्स बनाने में जो खर्चा लगने वाला है उसको एनआरवी डिटरमाइन करते वक्त सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स से माइनस करना है। ठीक है सर, आगे बोलते हैं। एक पॉइंट है कि एनआरवी मस्ट टेक इनटू कंसीडरेशन द पर्पज फॉर विच द इन्वेंट्री हेल्ड।
मतलब ये कि अगर मैंने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने के लिए होल्ड किया है तो रॉ मटेरियल का एनआरवी अलग स्टाइल से निकलेगा। लेकिन अगर रॉ मटेरियल मैं बेचने के लिए होल्ड करके रखा हूं तो फिर वो नॉर्मल गुड्स है, सेलिंग प्राइस उस गुड्स का लेकर के एनआरवी निकलेगा। या मान लो मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास 2 इन्वेंट्री है, दोनों सेम है, ए और बी, दोनों में मेरा 10-10 रुपया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा। ए मैं इंडिया में बेचने के लिए रखा हूं, बी मैं फॉरेन में बेचने के लिए रखा हूं। तो ए के लिए मेरा इंडिया का सेलिंग प्राइस लेना है और बी के लिए मेरे को एक्सपोर्ट का सेलिंग प्राइस लेना है। जिस पर्पस के लिए जो इन्वेंट्री होल्ड किया जाता है उसका एनआरवी निकालने के लिए उस पर्पस को कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं कि जब आप कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर निकालोगे, बोर्ड पे आप लोग पढ़ते भी रहिए, जब आप कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर निकालोगे तो इन्वेंट्रीज को आइटम बाय आइटम कंसीडर करोगे। मतलब मान लो आपके पास 3 आइटम ऑफ इन्वेंट्री है, ये कॉस्ट है, ये एनआरवी है। 3 आइटम है ए बी सी, ए का कॉस्ट 10 रुपया, बी का 10 रुपया, सी का 10 रुपया। ए का एनआरवी 15, बी का एनआरवी 8, सी का एनआरवी 11। तो आपको बोलना पड़ेगा ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 8, सी का वैल्यू 10। आप ये नहीं बोल सकते कि इन तीनों को ऐड कर दिया 30, इन तीनों को ऐड कर दिया 34, विच एवर इज लोअर 30, ये नहीं चलेगा। जब भी कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर करना है आइटम बाय आइटम बेसिस पे जाना होगा। ओके, और एक लास्ट बात, या रादर 2 छोटा छोटा बात और बचा, आइए मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूं और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं। इसको थोड़ा बोल्ड भी कर दूं। कि जब आप एनआरवी डिटरमाइन करते हो ना बच्चों, तो आपको एक चीज जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो रॉ मटेरियल होता है ना उसका एनआरवी डिटरमिनेशन करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। बोलते हैं कि रॉ मटेरियल के एनआरवी डिटरमिनेशन में ये वाला जो रूल है ना, ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होता, ये वाला जो आप देख के गए। तो सर क्या करना पड़ता है, सुनिए क्या करना पड़ता है। आपको पहले देखना पड़ता है कि रॉ मटेरियल का, खाली रॉ मटेरियल के लिए स्पेशल रूल है कि रॉ मटेरियल का प्राइसेस अगर डिक्लाइन पे है, 2 कंडीशन, रॉ मटेरियल का प्राइसेस अगर डिक्लाइन पे है और रॉ मटेरियल जिस फिनिश गुड्स में घुसने वाला है वो फिनिश गुड्स अगर लॉस मेकिंग है, तो रॉ मटेरियल का जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, आज जो उसको खरीदने जाओगे तो जितना रुपए में खरीद पाओगे उस रिप्लेसमेंट कॉस्ट को रॉ मटेरियल का एनआरवी लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रॉ मटेरियल मान लो आपने 100 रुपए में खरीद के रखा था, तो कॉस्ट है, खरीद के रखा है 2 महीना पहले। अब आज सिचुएशन ये आ गया कि इसके प्राइसेस बहुत बुरी तरह से गिर रही है और ये जिस फिनिश गुड्स में जाएगा वो लॉस मेकिंग है। तो क्या करना है सर, वैल्यू करो, कॉस्ट पे कर लूं? नहीं, नॉर्मली रॉ मटेरियल कॉस्ट पे वैल्यू होता है, बट अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल हो गई कि प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स आर ऑन डिक्लाइन एंड फिनिश गुड्स आर लॉस मेकिंग, तो रॉ मटेरियल को आज रिप्लेस करने जाएंगे तो कितना में रिप्लेस होगा, मान लो 84, तो बोला गया दिस 84 इज द एनआरवी और रॉ मटेरियल को आप 84 में वैल्यू करो, 16 रुपए का लॉस P&L में ट्रांसफर करो। ओके, आइए 2-3 छोटा छोटा टॉपिक और बचता है, उसको कंप्लीट करते हैं। अगर इन्वेंट्री का राइटिंग डाउन ऑफ एन इन्वेंट्री का आइडिया है, डिस्कशन ये है कि अगर इन्वेंट्री 100 रुपए की है, मैंने उसको राइट डाउन करके 80 रुपीज में वैल्यू किया, सर क्यों, कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर की वजह से, तो ये जो 20 रुपया है ये P&L में ट्रांसफर होगा। इसको बोलते हैं लॉस बिकॉज ऑफ राइटिंग डाउन द इन्वेंट्री। अगर कभी इसको रिवर्सल करना पड़ा, मान लो अगले साल भी कॉस्ट 100 है, यही आइटम अगले साल भी मेरे पास रह गया, कॉस्ट 100 है और एनआरवी 130 है, तो मैं 100 पे वैल्यू करूंगा, लेकिन मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री 80 रुपीज की है, तो मेरे को लॉस राइट डाउन करना पड़ेगा, तो उसको इनकम के रूप में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक, तो इजी पॉइंट है, राइटिंग डाउन ऑफ इन्वेंट्री इज ए लॉस, पीएल में डेबिट होगा, रिवर्सल ऑफ राइट डाउन इज एन इनकम, पीएल में क्रेडिट होगा। अब आप बोलेंगे सर इन्वेंट्री एक असेट है, वो
वो एक्सपेंस कब बनता है? तो द आंसर इज जब हम उस इन्वेंट्री को सेल आउट कर देते हैं, देन दैट इन्वेंट्री बिकम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसको सेल से कंपेयर करके प्रॉफिट निकाल लेते हैं. सो इन्वेंट्री इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द ईयर इन विच इट इज सोल्ड. सर क्या कभी इन्वेंट्री का कॉस्ट किसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के कॉस्ट में ऐड हो सकता है? आंसर इज बिल्कुल हाँ. अगर मेरी उस इन्वेंट्री को मैंने फिनिश गुड्स की बिल्डिंग के, मान लो मैं सीमेंट का मैन्युफैक्चरर हूं, सीमेंट मैन्युफैक्चरर, और मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं. अब उसमें मेरा 400 टन सीमेंट यूज हुआ बिल्डिंग बनाने में, तो वो इन्वेंट्री तो बिल्डिंग में लग गई ना. तो इन दैट केस दैट इन्वेंट्री का कॉस्ट विल बी एडेड विद द बिल्डिंग का कॉस्ट. फिर उसको इन्वेंट्री नहीं बोलूंगा, मैं बिल्डिंग में ऐड कर दूंगा. ओके. एंड नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक, इन्वेंट्री ऑफ सर्विस प्रोवाइडर. मान लीजिए आप लोग ऑडिट करते हैं और आधा ऑडिट अभी कंप्लीट हुआ है, तो वो भी तो इन्वेंट्री हुआ ना ऑडिटर के लिए. मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आधा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो मेरे लिए तो वो इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री ऑफ सर्विस प्रोवाइडर. तो सर आप उसको क्या एसेट के रूप में लिखते हैं? बिल्कुल. मैंने जो आज तक खर्चा किया स्टाफ के ऊपर और बाकी डायरेक्टली जो भी मेरा कॉस्ट अभी तक इनकर हुआ है उसको ऐड करेंगे और बोलेंगे दिस इज माई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. मैं रिपीट करता हूं, व्हेन ए सर्विस प्रोवाइडर incurs expenses to provide services, then the cost of personnel and other directly attributable cost becomes the cost of inventory of that service provider. तो मान लो तुम्हारा मैंने सिलेबस अभी तक आधा कंप्लीट किया है और इसमें मेरा 400 रुपया लगा हुआ है, तो सर आप इनकम कब बुक करेंगे? मान लो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं इनकम बुक करूंगा, या प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन बेसिस पे मैं इनकम बुक करूंगा. तो जब तक इनकम बुक नहीं होता तब तक ये 400 रुपया जो खर्चा मैंने किया है वो मेरी इन्वेंट्री का कॉस्ट रहेगा, हम इन्वेंट्री बोल करके डेबिट करेंगे. और P&L में ये माने एक्सपेंस तब बुक होगा जब मैं आपका ट्यूशन फीस को इनकम में रिकॉग्नाइज करूंगा. लिखा देखो, इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस व्हेन द सर्विस प्रोवाइडर रिकॉग्नाइजेज द इनकम. अब मान लो मेरा टोटल आपके पीछे इतना खर्चा हुआ, पर मैं इनकम 15,000 रुपया नेक्स्ट ईयर में बुक करूंगा. तो नेक्स्ट अभी इस साल मैंने 400 खर्चा किया, मेरा एंट्री हो गया इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू बैंक 400 रुपया असेट में चला गया. अगले साल मैंने बेच दिया, मैंने ट्यूशन फीस इनकम बुक कर लिया, तो 400 रुपया मेरा एक्सपेंस, 15,000 रुपया मेरा सेल, नेट प्रॉफिट मेरा 14,600 रुपीज. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. थैंक यू वेरी वेरी मच.